नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में चारधाम यात्रा की व्यवस्था के संबंध में राज्य के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग और सरकार चाहते हैं कि सभी तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों की भारी संख्या की वजह से केवल पंजीकरण कराने वालों को ही यात्रा की अनुमति दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि हर कोई चारधाम के दर्शन करना चाहता है, लेकिन इसकी एक सहन क्षमता भी होती है। देखिए, उत्तराखंड सरकार का भी और उत्तराखंड के लोगों का भी ये पूरा प्रयास है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी चले, आने वाले हर एक तीर्थयात्री को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और जो भी हमारे इंतजाम हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री अभी आ चुके हैं लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके बारे में भी हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसे प्राथमिकता दें। और हमने अन्य राज्यों से भी संपर्क किया है कि अभी चूंकि केवल और केवल अत्यधिक संख्या तीर्थयात्रियों की और श्रद्धालुओं की हो जाने के कारण से जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं केवल उन्हीं की यात्रा हो सकती है। इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के लोग अभी ना आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारी जानकारियां, सब चीज़ें हम विज्ञापन के माध्यम से भी दे रहे हैं और अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। वैसे अभी यात्रा सुचारू है, अच्छी चल रही है, आज भी अच्छे दर्शन हो रहे हैं और हमारा प्रयास है कि दिन ब दिन और बेहतर यात्रा हो। इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि सभी चाहते हैं चार धामों के दर्शन करना, लेकिन चार धामों की भी अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज़्यादा होने पर अव्यवस्था होती है, लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है और ये व्यवस्था एक यात्रा की बनाई हुई व्यवस्था है। ये व्यवस्था ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो, इसमें सबका सहयोग भी जरूरी है कि सभी लोग जो यात्रा के नियम बनाए गए हैं उन नियमों का जरूर। केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल केदारनाथ धाम में यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के मुताबिक क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर को रूडल खराब हो गया, जिसके कारण हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले ही हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। घटना के दौरान हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, जो कि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब से जहां चारों धामों में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, तो वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सीएम ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए जनहित में इस फैसले को जरूरी बताया है। वहीं 20 जून तक चारों धामों की ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो चुकी है, लेकिन इस बीच चार धाम यात्रा के लिए आए श्रद्धालु दर बदर भटक रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा की तैयारियों में विफल साबित हो रही है, इसलिए यात्रा को बार बार रोका जा रहा है। और यात्रियों ने यह भी बताया कि उनको पंजीकरण बंद होने की सूचना हरिद्वार आकर मिली, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिए हैं, जिसके चलते तीर्थयात्रियों को निराशा हाथ लग रही है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीर्थयात्रियों को हो रही परेशानियों को टेम्परेरी बताया और कहा कि सरकार निरंतर प्रयासरत है और चारधाम यात्रा प्राधिकरण पर भी चर्चा कर रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चारधाम यात्रा चल रही है, अभी 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाई गई है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आपकी विधानसभा से होकर के जाते हैं। किस तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं और किस तरह से उनको समझाया भी जा रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन कराएं फिर यात्रा करें? देखिए, शुरू से हम लोगों ने कहा था कि आप लोग जो हैं तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें,
लेकिन 10 तारीख से हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ किया। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से भीड़ बढ़ रही है और लोग इस प्रत्याशा में आ रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं भी होगा हम दर्शन कर लेंगे, जबकि हमने बहुत साफ तौर पे कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के अनुमति नहीं मिल पाएगी। इस बार जो हालात मैं देख रहा हूँ और श्रद्धालुओं की भीड़, हमारे तीर्थयात्रियों की भीड़, मुझे लगता है आज तक के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। पिछली बार 56 लाख लोगों ने चारधाम की यात्रा की थी, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड आप देखें उस टेन्योर का और इस टेन्योर का यदि हम कंपैरिजन करें तो इस बार उससे दुगनी ढाई गुना भीड़ अभी तक यहाँ पर जनता की और हमारे श्रद्धालुओं की पहुँची है। तो ऐसी स्थिति में हमने ऋषिकेश में उनको रोका है, हरिद्वार में रोका है, और जो यात्री जिस प्रकार से आपको जानकारी 31 मई तक उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रोक लगी है, क्योंकि जो यात्री आ चुके हैं उनके ठीक ठाक दर्शन हो जाएं, जो यात्री पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के रह रहे हैं उनका वहाँ मूवमेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्थाएं मुकम्मल हो जाए उसके लिए हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा एक स्थगित किया है। लेकिन इस बीच में उन तीर्थयात्रियों की जो हमारे यहाँ रुके हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके चाय पानी की, उनके जिस प्रकार से उनको आवश्यकताएं दिन भर की हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। और लगातार हमारे अधिकारीगण, संबंधित जो भी अधिकारीगण हैं, वो बीच बीच में जाके निरीक्षण भी कर रहे हैं, कहीं किसी को दिक्कत ना आए। फिर भी हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना हमारे इन यात्राओं के लिए अति आवश्यक है। और जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको आप जरूर फॉलो करिए। सर, क्योंकि यात्रा प्राधिकरण बनाने पर भी चर्चा है ताकि यात्रा सुगम हो सके, लोगों की जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं उनको फायदा मिल सके इसका, तो किस तरह पर चर्चा चल रही है और यात्रा प्राधिकरण मतलब क्या होगा, ये किस तरह का होगा, क्या इस पर भी चर्चा चल रही है अभी? देखिए, जो हालात भीड़ को देखते हुए या हमारे यहाँ चारधाम यात्रा के साथ साथ और यात्राएं भी, और भी हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्राएं होती हैं, क्योंकि ये तो देवभूमि है, आप जानते हैं यहाँ पे पग पग पर देवी देवता निवास करते हैं, अनेकों यात्राएं इस बीच में हमारे यहाँ चलती हैं। तो उसके लिए एक सुझाव आया कि हम प्राधिकरण का गठन करें, तो हम लोग विचार कर रहे हैं। यदि उसके माध्यम से हमें लगा कि हम अच्छा एक व्यवस्था कर सकते हैं, तो अभी इस पर अंतिम निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन हम तो हमेशा जो भी ऐसे सुझाव आते हैं उनका सम्मान करते हैं। उसी सम्मान के आधार पे, उसी बात के आधार पे अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्राथमिकता हमारी है कि जो चारधाम यात्रा चल रही है वो मुकम्मल तरीके से चले। सभी लोग जो आए उनके दर्शन, लोग सभी यात्राओं के जिस भावना से वो आए उनके हम भावना का सम्मान कर सकें। अच्छा सर, जो लोग यात्रा के लिए आ चुके हैं उत्तराखंड में, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आ चुके हैं, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष चीज़ें कर रही है राज्य सरकार? नहीं, जो लोग आ चाहिए उनके दर्शन होंगे भाई, हमारी पहली प्राथमिकता है कि उनके दर्शन हो। उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनको उसी हिसाब से भेजा जाएगा, जिन्होंने नहीं कराया तो उनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराएं, या कैसे उनको हम लोग यात्रा से जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं या जो हमारी उसमें जिस अनिवार्यताएं हैं वो पूरी करके उनको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे सभी लोग जो आए हैं उनको दर्शन हो सके। सर, उत्तराखंड में क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं और यात्रा भी जोरों शोरों से चल रही है, ऐसे में थोड़ी चुनौती भी है राज्य सरकार के ऊपर, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं और कैसे हम निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए, चारधाम यात्रा ये हर वर्ष चलने वाली यात्रा है और इसके लिए हमारी व्यवस्थाएं जो हमें करनी है वो हम कर चुके हैं। जहाँ थोड़ी बहुत कठिनाई समस्या आती है उसको हम बीच बीच में बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हमारे चुनाव की बात है, चुनाव हमारी संवैधानिक अनिवार्यता है हमारे लिए, और आप जानते हैं कि ये विषय उससे अलग है और हम लोग उसके लिए भी प्रयास करें, समय पर हम चुनाव करा सकें। तो यानी कि सर, चारधाम यात्रा भी व्यवस्थित चले और जो राज्य के अन्य पहलू हैं उन पर भी चर्चा लगातार जारी है। देखिए, हर चीज़ चलती है। आप देखिए, चारधाम यात्रा, मैंने कहा ना, हर वर्ष आने वाली हमारी एक तीर्थ यात्रा है। हर वर्ष इसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन सरकार के सभी काम चलते हैं। यदि हमारा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत यानी स्थानीय निकायों के चुनाव की भी स्थिति बन रही है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित करने के लिए पूर्व कार्य भी किए जा रहे हैं और यात्रा रूट्स पर हर तरह की व्यवस्था यात्रियों को दी जा रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा की भारी भीड़ को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा भी पिछले अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
उत्तराखंड में 10 से जारी चारधाम यात्रा के बीच अब सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने वाले हैं। लिहाजा तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। लिहाजा पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट गुरुद्वारे से हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना हो गया। इस मौके पर हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। कल सिख श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब में पहुंच जाएगा। बहुत मतलब एक्साइटेड है ऊपर बाबा जी के पास जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। पहले दर्शन कर रहे हैं, बहुत सालों बाद आए हैं और पहला दर्शन तो ऑलवेज स्पेशल ही होता है, तो इसीलिए वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो। सिख धर्म की आस्था संगम पवित्र श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कल उत्तराखंड के 5वें धाम उच्च हिमालय तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ यात्रा बेस कैंप गोविंद घाट गुरुद्वारे से बैंड की मधुर धुनों के बीच पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र अरदास के बाद सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। आप लोगों के माध्यम से पहले तो सब नानक नाम लेवा संगतों को बहुत बहुत बधाई। आज श्री हेमकुंड साहब की 2024 की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। गोविंद घाट में सुबह श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए, उपरांत अरदास और मुखवाक लिया गया। 5 प्यारों की अगुवाई में सारी संगतों को सरोपे पहनाकर रवाना किया गया और लगभग 3200-3300 के करीब जो यात्री हैं श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने के लिए आज गागरिया के लिए रवाना हुए। करीब 3300 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए हैं, जो शनिवार 25 मई को हेमकुंड साहिब पहुंच जाएंगे। भ्यूंडार घाटी का गुरु आस्था पर्व श्रद्धालुओं की आमद से गुलजार है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर आए जत्थे में शामिल सिख श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। सभी श्रद्धालु गुरु गोविंद जी के प्रति अगाध आस्था और विश्वास के बलबूते लोकपाल घाटी की दुरहा पहाड़ियों को आराम से पार करते नजर आए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु कह रहे हो असी पटियाला शहर तो है जी, तकरीबन असी हर साल आईदा ओपनिंग से भी समाप्ति मिलती जी। इस यात्रा में खास तौर पर सानू आके एक मन को सुकून मिलता है। तो मेरी खास करके संगतां नूं ये अपील है कि पैदल यात्रा दौरान किसी तरह की हुल्लड़बाजी ना करन। जिहड़े नवे नौजवान ने, जो नए लड़के हैं, ये क्या करते हैं कि आगे पैदल यात्रा में शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। उससे क्या हो सकता है, शारीरिक तौर पे नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी सारी संगत से अपील है कि आराम से, जैसे प्रशासन की तरफ से रास्ता बनाया गया है, जैसे फैसिलिटी दी गई है, उसी को इस्तेमाल करते हुए और गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त करें, ऊपर जाके दर्शन दिदारे करें। वहीं श्रद्धालुओं की आमद से अब लोकपाल घाटी में शीतकाल में पसरा सन्नाटा टूट चुका है। भ्यूंडार घाटी में उत्सव का माहौल बना हुआ है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने सभी संगतों से अपील की है कि गुरु आस्था पर्व पर सौहार्द कायम रखें और शांत माहौल बनाते हुए गुरु धाम में मत्था टेकने पहुंचें और गुरु महाराज का आशीर्वाद लें। मेरा पिंड जंडली वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जत्था रवाना है गया 5 प्यारों का ऊपर गोविंद घाट वास्ते। चमोली स्थित हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का एक प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। यह स्थल सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इसे गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु के बालिग होने के स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ परंपरागत रूप से सिखों का आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन केंद्र है। इसका महत्व उनके धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए है। हेमकुंड साहिब का नाम उस तालाब के आधार पर है जो उस स्थान पर स्थित है। हेम शब्द का अर्थ सोने को और कुंड का अर्थ तालाब यानी सागर को दर्शाता है, जिससे इस स्थान का नाम हेमकुंड साहिब पड़ा है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के अलावा हेमकुंड साहिब एक शानदार प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। यहाँ आपको अपार पहाड़ी दृश्यों, वन्य जीवों, जलप्रपातों और धाराओं का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।
हॉर्नबिल टीवी के लिए जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। देहरादून के चक्राता स्थित लाखा मंडल का पर्यटक आवास गृह चर्चाओं में है, क्योंकि जो पर्यटक आवास पर्यटकों के लिए बनाया गया था वहां आज के समय में पर्यटक की छाया तक नहीं है। लेकिन वहां रह कौन रहा है, आखिर किसके लिए ये बनाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे होती है जनता के पैसों की बर्बादी। अब पशुवाड़ा बन गया पर्यटन आवास। विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ है भवन। उत्तराखंड राज्य के 13 चुनिंदा पर्यटक स्थलों में शुमार लाखा मंडल में पर्यटकों की सुविधा के लिए 1 करोड़ से अधिक की लागत का बनाया गया 2 मंजिला पर्यटक आवास गृह पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि पशुओं को बंद करने के लिए पशुवाड़ा बनकर रह गया है। साल 2018 में इस बिल्डिंग को विभाग को हैंडओवर करने की कवायद शुरू हुई थी, जो आज तक परवान नहीं चढ़ पाई, जबकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत पर्यटन विभाग के कई उच्चाधिकारी यहां का स्थलीय दौरा कर चुके हैं। ये सन 2016 से ये बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग अंदर से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। करोड़ों की लागत से सर ये बिल्डिंग बनी है और इसमें ठेकेदार अपना पैसा बना के निकल चुका है और विभाग की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो बताऊंगी मैं वो विभाग के अधिकारियों की है। उनका भी कुछ इसमें हिस्सा है, गोलमाल है। और इस बिल्डिंग में सबसे पहले तो जो यहाँ विभाग के जो कर्मचारी है और अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, उनसे वसूली हो और इस बिल्डिंग का पूरा कार्य निर्माण शुरू किया जाए। पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है लाखा मंडल। हर एक साल पहुंचते हैं हजारों लाखों पर्यटक। देहरादून जनपद के अंतर्गत आने वाले पर्यटक स्थल शिवनगरी लाखा मंडल को नैसर्गिक सुंदरता और महाभारत के प्राचीन इतिहास के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है, जिसे राज्य सरकार ने महाभारत सर्किट के तहत विकसित करने की घोषणा की है। यहाँ हमेशा ही देश विदेश से लोगों का आना जाना लगा रहता है। यात्रा सीजन में तो सैलानियों की संख्या और भी बढ़ जाती है, जिसके चलते पर्यटकों को रात्रि में ठहरने के लिए कई बार भटकना पड़ता है, जिसको देखते हुए लगभग 1.5 दशक से पहले 1 करोड़ से अधिक की लागत से पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसके निर्माण कार्य में काफी लंबा वक्त लगा और 16 साल बाद भी 2 मंजिला बिल्डिंग खंडर में तब्दील होने की कगार पर है। यहाँ पे पर्यटन विभाग से ये जो बिल्डिंग है पीछे, ये करीब कई साल इसमें जो है बनते हो गई है। लाखों करोड़ों का इसमें बजट लगा रखी है सरकार ने, पर अभी तक इसके आप देखिए इसका पूरा आपने देखा होगा अंदर से पूरा शीशा डैमेज है। और ये आज के डेट में इंसान क्या ये जानवरों का आशियाना बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा भी बकरियाँ भी है, गायें भी अंदर है, पूरा जो है इसमें लिफ्ट है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इस बिल्डिंग में जो लिफ्ट हैं ठेकेदार और जो विभाग के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इसमें ये लिफ्ट है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार इसमें एक्शन ले। क्योंकि सरकार जो हमारी बीजेपी सरकार है उसमें जो अच्छा बहुत अच्छा काम हो रहा है हर तरीके से, पर ये जो अधिकारी लोग हैं ये सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों का बजट लगा हुआ है, सरकार ने इसमें लगा रखा है, जो आज के डेट में बिल्कुल डैमेज है, जो ये कई साल इससे बनते हो गए। सन 2016 से इसका काम स्टार्ट, आज देख लीजिए कितने साल हो गए हैं। तो ये कैसे किस तरीके से इनके अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के, जो जे इंजीनियर हैं, कौन से ये ठेकेदार हैं जो ये बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई हैं, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ऐसे माफियाओं के ऊपर, क्योंकि ये सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और ये क्षेत्र के लिए भी यह बहुत घातक है। क्योंकि लाखा मंडल यहाँ पे पर्यटन स्थल है, यहाँ पे देश विदेश से जो है पर्यटन आता है, 12 मास आता है, जिनकी सुविधा को देखते हमने सरकार की मांग रखी है कि यहाँ पे इस तरीके से एक होटल बनना चाहिए, जिन सरकार तत्काल कार्रवाई करके होटल का निर्माण भी करवाए। फिर जब इसमें गलत लोगों के हाथ में, गलत जो ठेकेदार हैं, जो इसमें वरिष्ठ ठेकेदार और अधिकारी के जो इन्होंने काम किया है यहाँ पे, वो एकदम लापरवाही के ऊपर काम हुआ है। और आज आपके सामने ये बिल्डिंग पूरी खंजर है, ना रहने इंसान के, इसमें जानवर भी खतरा है रहने के लिए। 16 साल बाद तैयार भवन हो रहा है अब खंडर। पंखे चोर ले गए, अब तो खिड़कियां भी टूट गई। 1 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार भवन वर्तमान में पशुओं के लिए एक मुफीद अड्डा बना हुआ है। चारों ओर गोबर ही गोबर नजर आ रहा, खिड़कियां टूटी पड़ी हुई हैं, चारों तरफ कांच ही कांच बिखरा पड़ा है।
इतना ही नहीं, कमरों में लगे पंखे चोर ले गए। पर्यटन विभाग, जिसके पास पर्यटक स्थलों को संवारने का जिम्मा है, कार्यदायी संस्था पेयजल निगम व अधिकृत ठेकेदार ने बीते 1.5 दशक तक सिर्फ लीपा पोती कर पर्यटक आवास गृह को तो बना दिया, लेकिन इसमें बकरी और मवेशियों के अलावा आज तक किसी पर्यटक को ठहरने का सौभाग्य नहीं मिला। जो लाखा मंडल क्षेत्र का स्थानीय भ्रमण किया गया, उसमें ये बात भी आई है सामने कि पर्यटक विभाग के द्वारा वहाँ पर एक विश्राम गृह बनाया गया था पूर्व में, और जो भी असंचालित अवस्था में है, और पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के दृष्टिगत उसको चलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। ठेकेदार और विभाग पर मिली भगत का आरोप। पर्यटन विभाग के पास पर्यटक स्थलों का जिम्मा, सीएम से भी शिकायत, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 बार मरम्मत का कार्य तक कर दिया गया। कार्यदायी संस्था पेयजल निगम और ठेकेदार ने करोड़ों रुपए ठिकाने लगाए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की थी। साथ ही पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और ठेकेदार किसी ऊंची कुर्सी से जुड़े हुए हैं, लिहाजा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये सतपाल महाराज के माध्यम से इसका उद्घाटन किया जाए, और उद्घाटन भी नहीं हुआ सर इस बिल्डिंग का, और इसमें रिपेयरिंग के लिए 2 बार पैसा आ चुका है। तो ये इसको लेकर के कौन से स्तर पे इसके लिए हमने सर इस बिल्डिंग के लिए केंद्र को भी लिखा है, राज्य को भी लिखा है। सरकार ने पूरा सरकार की कोई कमी नहीं है सर इसमें। सरकार ने तो धन दिया है कि भाई क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार बनेगा, लेकिन सर यहाँ पे ये ठेकेदारों ने अपना जेब भर के वो निकल चुके हैं, और यहाँ पे ये बिल्डिंग तस के जस है पड़ी हुई। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं फिर, और ये अधिकारियों पे, ठेकेदार पे? अधिकारियों पे, अधिकारी तो गोलमाल कर रहे हैं सर। अधिकारियों की लापरवाही है इसमें। आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक जानी चाहिए। जैसे सरकार खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो इस बिल्डिंग के जो माफिया हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। स्थानीय लोगों के सवालों पर एसडीएम की सफाई, कार्रवाई के सवाल पर साहब की बोलती बंद। यात्रा सीजन में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए एसडीएम चक्राता हाल ही में लाखा मंडल क्षेत्र का भ्रमण करने गए, तो इसी दौरान ग्रामीणों ने पर्यटन आवास गृह की खामियों को भी उप जिलाधिकारी के समक्ष रखा। तो उन्होंने कहा कि पर्यटन आवास गृह में जो भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए पर्यटन विभाग से बातचीत करके पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा, ताकि पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन विभाग को उसका लाभ मिल सके। मीडिया ने जब कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर पूछा, तो कुछ भी कहने से वे बचते नजर आए। पूर्व में संभवतः वो पीपीपी मोड पर दिया गया था, तो इसी संबंध में पर्यटन विभाग से पुनः पत्राचार किया जा रहा है कि उसको पीपीपी मोड पर जो है संचालित करें, ताकि आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको थोड़ा सहूलियत वहाँ पे मिल सके। इसमें जिला पर्यटन विकास अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता हुई थी, उसमें संभवतः जो थोड़ा बहुत उसमें टूट फूट और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाना, उसके लिए उनसे वार्ता हुई है, और उसको ठीक करके उसको दुरुस्त करने के उपरांत ही इसको फिर पीपीपी मोड पे आगे फिर संचालित कराया जाएगा। सरकार की कार्यशैली पर क्यों न उठे सवाल। राज्य में है डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार। जनहित समझकर सरकार योजना तो बनाती है, लेकिन अगर योजना का काम ऐसे ही होता है तो फिर ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि ऐसी योजनाएं बनाने का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार, और सरकार का दावा है कि सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। तो फिर सरकार से भी ये सवाल है कि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हॉर्नबिल टीवी के लिए चक्राता से इलम सिंह चौहान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।